क्लास की शुरुआत में पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे बच्चों, फर्स्ट एमसीक्यू पढ़िएगा और यहां शुरुआत कीजिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू, रानस गमती गुड इवनिंग, श्रेया, सोबिया, ज्योति, भंडारू, हरिता, सभी को गुड इवनिंग बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। थोड़ा फैमिली मैटर में काफी हद तक बिजी था, इसलिए कुछ दिन क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब कंटिन्यू ऑलमोस्ट आपकी ऑनलाइन रेगुलर बैच की भी, क्रैश कोर्स की भी, सीएचओ की भी सारी क्लासें मैं कंडक्ट कराने वाला हूं। लंबे छुट्टियों पे हूं अभी भी, लगभग 20 दिन की, तो मैं वैसे भी छुट्टियों पे हूं, तो कंटिन्यू आपकी क्लास लेने वाला हूं और कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्जाम को अपन बहुत बेहतरीन ढंग से क्रैक कर सके। इस दौरान मैं टेस्ट सीरीज पे और नोट्स पे भी काफी काम किया, तो वो भी आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे आपकी, ताकि आपके जो गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर बनने का सपना आपका वो सच कर सके। उसके लिए हम कंटिन्यू प्रयास रहता बेटा, पूरी की पूरी टीम। और यूट्यूब से कुछ वीडियो भी हाल ही में हटाए गए हैं, उसका कारण यह है कि सारे वीडियो ऐप पे डाल दिए गए, यूट्यूब से क्या कंटेंट चोरी हो रहा तेजी से, इसीलिए। चलेगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, when assessing the adequacy of the sperm for consumption to occur, which of the following is most useful criteria? क्वेश्चन सिंपल है कि आप असेस कर रहे हो कंजप्शन के लिए स्पर्म की एडिक्वेसी की, कि स्पर्म कैसे होना चाहिए, कितने पर्याप्त होने चाहिए, कितनी मात्रा में, मॉर्फोलॉजी में, आपका वायबिलिटी के अंदर, मैच्योरिटी के अंदर, ताकि कंजप्शन आसानी से अचीव किया जा सके। और कौन सा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट वन इज स्पर्म काउंट, सेकंड वन इज स्पर्म मोटिलिटी, थर्ड वन इज स्पर्म मैच्योरिटी एंड फोर्थ वन इज सीमन वॉल्यूम। तो यहां अपन एक एक पॉइंट पे आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म काउंट के बारे में, अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। और स्पर्म काउंट की शुरुआत की अपन बात करें बच्चों, स्पर्म जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेल जर्म सेल। स्पर्म जो है वो कैसी सेल है? तो स्पर्म है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो स्पर्म इज अ मेल जर्म सेल। कैसी सेल है ये? मेल जर्म सेल है बच्चों, क्या नाम है कौन? और यही स्पर्म आपका ओम के साथ बेटा फर्टिलाइज करके आपका इंसानों का निर्माण होता है, ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। यहाँ पे बात करते हैं स्पर्म काउंट की, तो जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 60 टू 80 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमन। एक एमएल सीमन में लगभग 60 से 80 एमएल के आसपास, 60 से 80 मिलियन के आसपास, यानी 6 से 8 करोड़ के आसपास आपके क्या होना चाहिए, आपके क्या होना चाहिए, स्पर्म होने चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की लेस देन 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमन, यानी एक एमएल सीमन में अगर 15 मिलियन से कम स्पर्म है तो देन दे कैन कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। तो ये क्या कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको, नॉर्मल आपको स्पर्म काउंट की बात करें तो एक एमएल सीमन में आपका कितना, 60 टू 80 मिलियन, लगभग 6 से 8 करोड़ क्या होना चाहिए, स्पर्म होने ही चाहिए। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 15 मिलियन पर एमएल सीमन से कम, अगर यानी एक एमएल सीमन में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से कम क्या हो, स्पर्म हो, तो ये इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द दिस इज बेटा, यस। स्पर्म मोटिलिटी की बात करते हैं। मोटिलिटी का यहां मतलब है मूवमेंट से, स्पर्म के मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे। और स्पर्म की अगर मोटिलिटी की अपन आसान भाषा में अगर बात करें तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो ग्रेटर देन 40% होनी चाहिए एक हेल्थी सीमन में या हेल्थी फर्टिलाइजेशन के लिए। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के स्पर्म की जो मोटिलिटी है 40% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी जितने भी स्पर्म इजैकुलेट हुए हैं, मान लीजिएगा आपका 50 मिलियन यानी 5 करोड़ के आसपास आपके क्या स्पर्म इजैकुलेट हुए वेजाइना में, मान लीजिए 10 करोड़ इजैकुलेट हुए, उनमें से 40% की मोटिलिटी यानी वो मूवमेंट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उनकी मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और उनकी जो मोर्फोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे डाटे बता रहा हूं, लिख लेना, काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, जैसे गुजरात गवर्नमेंट सीएचओ के एग्जाम्स में, ईएसआईसी में, आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिलेटेड। चलेगा, मोर्फोलॉजी है, यानी जो स्पर्म की आकार है वो ग्रेटर देन 4%, 4% से ज्यादा स्पर्म जितने भी इजैकुलेट होते हैं हमारे पास में नॉर्मल हेल्थी मनुष्य के द्वारा, उनमें 4% से ज्यादा स्पर्म क्या होना चाहिए, मोर्फोलॉजिकली एकदम नॉर्मल होने चाहिए, यानी हेड, केप, एक्रोसोम, उनकी बॉडी, टेल वो प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों। क्या महत्वपूर्ण हमारे पास में। और अपन जानते हैं ये जो स्पर्म है ये स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन में, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है कौन, आपकी ह्यूमन में कौन सी, स्पर्म बच्चों। क्या पॉइंट, जिनका एवरेज जो डायमीटर वो 1 to 5 माइक्रोन के आसपास होता है, एवरेज 1 माइक्रोन के आसपास होता है। तो ये जो इनकी मोर्फोलॉजी, इनका आकार है वो 4% से ज्यादा, जितने भी आपके स्पर्म इजैकुलेट हो रहे हैं या सीमेन इजैकुलेट हो रहा है जिसमें स्पर्म है, उनमें 4% से ज्यादा स्पर्म, उनकी मोर्फोलॉजी क्या होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल हेल्थी स्पर्म के इक्वल होनी चाहिए,
इज इट क्लियर नोट? और उनका जो मूवमेंट है, मोटिलिटी है, वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। क्रमार्पण अरे पास में स्पर्म की मेच्योरिटी की बात करते हैं तो स्पर्म जो बनने का समय, मेच्योरिटी का जो टाइम है, वो टोटल स्पर्म फॉर्मेशन जो टाइम रहता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहता है प्यारे बच्चों 74 डेज के आसपास, लगभग 61 से लेकर 74 डेज के आसपास। एवरेज आपका 70 टू 80 डेज के आसपास स्पर्म बनने में समय लगता है। और स्पर्म बनाने वाला जो हार्मोन है, स्पर्म बनाने वाला जो हार्मोन है, दैट इज द एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच इज द मेन हार्मोन जो क्या करता है बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, प्यूबर्टी के समय आपका स्पर्मेटोगोनिया को डेवलप करा के वहां से एफएसएच हार्मोन क्या कराता है, स्पर्म बनाता है। जबकि उसको मेच्योर करने वाला हार्मोन, स्पर्म को मेच्योर करने वाला हार्मोन, यानी फिजियोलॉजिकली अगर बात करें अपन, एनाटॉमिकली मेच्योर करने वाला हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म को मेच्योर करता है। तो दो क्वेश्चन फिर यहां से निकलते हैं एक ही क्वेश्चन से। पहला अपन बात करें कि स्पर्म की मेच्योरिटी है, वो आपको स्पर्म बनने में समय लगता है 74 डेज, यानी आज स्पर्म बनना शुरू हुआ तो, और किस हार्मोन के प्रभाव में स्पर्म बनता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के प्रभाव में, मेल में भी। और ये प्यूबर्टी के समय किस समय बनना शुरू करते हैं, ध्यान रखना, एट टाइम ऑफ बर्थ, अगर मेल बेबी है तो एट टाइम ऑफ बर्थ स्पर्म नहीं बनेंगे। ये कब बनना शुरू होते हैं, प्यूबर्टी के समय। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार है, एफएसएच। और स्पर्म बनने में लगभग 61 टू 74 डेज लगते हैं। एवरेज समय है 61 टू 40 डेज, एक ही वर्ड में पूछे तो 74 डेज है। क्लियर है? एवरेज 70 टू 80 डेज अपन मान के चलते हैं, अलग अलग डाटा आपके। क्लियर है? ये स्पर्म बनने के बाद क्या करता है, आपकी जो लेडिंग सेल है आपकी टेस्टिस की, उन लेडिंग सेल पे एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है और क्या रिलीज कराता है, टेस्टोस्टेरोन। और इन स्पर्म को मेच्योर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका कौन जिम्मेदार है, टेस्टोस्टेरोन। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। यस, हाई बेटा विवेक। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट, सीमन वॉल्यूम। एक हेल्थी मनुष्य में सीमन वॉल्यूम होनी चाहिए 2 से 3 ml। कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 ml। क्लियर है? इसके अलावा स्पर्म की जो लाइफ स्पान है, इजैकुलेट होने के बाद जो लाइफ स्पान रहती है, इजैकुलेट होने के बाद बनने में समय अलग है, स्टोरेज टाइम अलग होता है, लगभग 60-70 दिन या 70 से 80 दिन स्टोरेज टाइम भी होता है। लेकिन इजैकुलेट होने के बाद, आउटवर्ड वार्ड में आने के बाद, यानी वेजाइना में या बाहर, बॉडी के बाहर आने के बाद जो इनकी लाइफ स्पान होती है, दैट इज द 48 टू 72 आवर्स, यानी लगभग लगभग आप मान के चले कितना, 2 से 3 दिन आपका बेटा क्या रहता है, लाइफ स्पान रहता है, किसका, स्पर्म का। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा अपन यहाँ पे डिस्कस किए, किसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो गुड इवनिंग बच्चों, किसके बारे में अपन ने, स्पर्म के बारे में। तो दो चीजें ध्यान रखना, फर्स्ट स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बीइंग में, मेल में भी और होलोवर ह्यूमन बीइंग में। क्लियर है? मेल जर्म सेल होती है, इसकी लाइफ स्पान एवरेज, यानी इजैकुलेट होने के बाद, आउटसाइड द वर्ल्ड में आने के बाद, ये 48 टू 72 आवर्स या 2 से 3 दिन का इनका लाइफ स्पान होता है। स्पर्म काउंट की बात करें तो एक अमल सीमन में एवरेज 60 से 80 मिलियन क्या होना चाहिए, 60 टू 80 मिलियन क्या होना चाहिए स्पर्म। डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर ये 15 मिलियन से कम है पर एमएल ऑफ सीमन इजैकुलेशन में, तो दिस इज कॉल्ड मेल इनफर्टिलिटी। क्या कहलाती है, मेल इनफर्टिलिटी कहलाती है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 20 मिलियन था लेकिन स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से 15 मिलियन ही कर दिया गया। क्लियर? बात करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, जितने भी इजैकुलेट हुए उनमें से हिल डुल कितने रहे, मूवमेंट कितने कर रहे हैं, तो जितने भी इजैकुलेट हुए उसमें 40% से ज्यादा स्पर्म क्या होने चाहिए, मूवमेंट करने चाहिए। गणवापूर्ण बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की, तो फॉर्मेशन टाइम लगभग 61 टू 74 डेज है, स्टोरेज भी लगभग 70 से 80 दिन तक ये रहते हैं बॉडी में। इजैकुलेट होने के बाद ये 2 से 3 दिन तक सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन टाइम है, प्यूबर्टी के समय बनना शुरू होते हैं। हार्मोन जो जिम्मेदार है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एवरेज 70 से 80 दिन में बनते हैं। इसको मेच्योर करने वाला हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन को बनाने में कौन हेल्प करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, जो लेडिंग सेल पे काम करता है और वहां पे टेस्टिस पे काम करे, एलएच टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्म को मैच्योर करता है। दो क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट, सीमन वॉल्यूम एवरेज एक हेल्थी मनुष्य में 2 से 3 ml तक पर इजैकुलेशन आपके 2 से 3 ml क्या होना चाहिए, सीमन होना चाहिए बच्चों। ये मेन डाटा। अब इतने सारे अपन ने डाटा पढ़े आरे पास में, अपन उसकी बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन। क्लियर? आरे पास में इसके अलावा एक और चीज होती है स्पर्म की वायबिलिटी, स्पर्म वायबिलिटी। तो ध्यान रखना, ग्रेटर देन 50%, 50 टू 60% स्पर्म क्या होना चाहिए, वायबल होना चाहिए। यानी जितने इजैकुलेट हुए वेजाइना में, मान लीजिएगा आपका लगभग, मान लीजिएगा आप सिंपल भाषा में बात करें कि 40 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुए, किसमें, वेजाइना में, उनमें से 50 से 60%, लगभग 54% के आसपास एवरेज वैल्यू अगर बात करें, 54% स्पर्म वायबल होने चाहिए, यानी एट टाइम ऑफ इजैकुलेशन। फिर बाद में तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो बात अलग है। क्लियर? और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी तो वहां लगभग इजैकुलेशन होने के लगभग बाद में 300 से 400 स्पर्म कहां पहुंचेंगे, एम्पुला में या फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। उनमें से एक ही स्पर्म क्या करता है, आपका
वेरी इंपॉर्टेंट, उलोमा बना के आपके ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना स्पर्म की जो वायबिलिटी है वो लगभग 50 से 60% होना चाहिए जितने भी इजैकुलेट हुए स्पर्म सीमन के थ्रू। अब इन सब में से इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी करेगा, मूवमेंट करेगा, तभी स्पर्म कहां पहुंच पाएगा, आपका फेलोपियन ट्यूब या एम्पुला में। और अपन ने कहा था कि सीमन के अंदर क्या होता है, सीमन के अंदर फ्रक्टोज होता है, हनी शुगर आरिवास में, वो क्या करता है। इसके अलावा स्पर्म के अंदर हाईएस्ट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आरिवास में एक्रोसोम पाया जाता है, टेल पाई जाती है, फ्लैजेला मूवमेंट करा के। तो इन सभी फैक्टर की वजह से स्पर्म सीधा कहां पहुंच जाता है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट फेलोपियन ट्यूब में, और वहां जाके फर्टिलाइजेशन का काम करता है। तो इन जितने भी फैक्टर दिए, चाहे स्पर्म काउंट हो, स्पर्म मोटिलिटी हो, स्पर्म मैच्योरिटी हो, सीमन वॉल्यूम हो, या स्पर्म की वायबिलिटी, उन सब में इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट इज स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म का मूवमेंट बराबर होना चाहिए। माय पॉइंट चलेगा। हिमांशु देवी सिंह, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो एकदम अच्छा लगा, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपको देखने को मिला। कंटिन्यू अपन बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। तो बी इज द बेस्ट आंसर हियर बच्चों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सिंपल सा क्वेश्चन है, साइकेट्रिक प्लस ओबीसी दोनों को मिला के क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी डिस्कस करेंगे अपन यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कपल हु वांट टू कंसीव बट हैज बीन अनसक्सेसफुली ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर हैज। चलिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक कपल है, वो लास्ट 2 ईयर से क्या करता है, कंसीव करने का प्लान कर रहा है, लेकिन हर बार वो क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, फेल हो रहा है। यानी 2 साल से बार बार प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रयास करी मदर और हस्बैंड दोनों मिलकर, लेकिन मदर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। When discussing the situation with the nurse, one partner state, we know several friends in our age group and all them have their own child already. Why can't we have one? अब जो पेरेंट्स हैं वो नर्सिंग ऑफिसर से बात कर रहे, कह रहे हैं कि हमारे साथ के बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी उम्र के जो रिश्तेदार हैं, उन सबके तो बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान हमें बच्चे नहीं दे रहा है। यानी वो थोड़ा स्ट्रेस में है, वो अपनी फीलिंग आपको क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के सामने। नेक्स्ट, अब नर्स का क्या रोल, विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट प्रिटेंट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द कपल। अब इस जो ये जो इस तरह से स्ट्रेस में इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कपल, जो 2 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए बेस्ट आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है सिंपल भाषा में। पहला ऑप्शन कह रहा है फियर रिलेटेड टू द अननोन, कि अननोन कारणों की वजह से उनमें डर है, उनमें डर है पहला। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेन रिलेटेड टू न्यूमरस प्रोसीजर, कि इस दौरान जो इनफर्टिलिटी तो बहुत सारे प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से उनमें फियर है। तीसरा कह रहा है इनइफेक्टिव फैमिली कोपिंग रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, यानी उनके अंदर जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो इनफेक्टिव हो गई है क्योंकि इनफर्टिलिटी की वजह से। और चौथा सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, या उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो डिस्टर्ब हो गया इनफर्टिलिटी की वजह से। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। यस, बहुत सारे लोग डी जवाब दे रहे हैं, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट में कंफ्यूज नहीं बच्चों, मजा आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है। यस, चलिएगा क्वेश्चन के जवाब देते रहेगा, बिल्कुल सभी के सही जवाब बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पे कह रहा है कि 2 साल से कंसीव नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ वाले सभी के, मेरे पार्टनर्स के, मेरे दोस्त के, सबके बच्चे हैं, लेकिन हमारे नहीं है। तो यहां पे उनका जो मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, यहां पे बेस्ट डायग्नोसिस क्या रहेगी, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। सर बिल्कुल सही जवाब है सभी का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यानी उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो डिस्टर्ब हो गया इनफर्टिलिटी की वजह से। सो राइट आंसर गोज टू ईयर, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर गोज टू डी। डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आपके। चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब देते रहिएगा बच्चों, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, और अपन इनको आसानी से सोल्व करेंगे। यस, बार बार कॉल आ रहा था, तो कवि क्या लिख रहा है कि यूं मेरी खिड़की पे आके हवा की तरह बार बार खिड़की ना बजा, मैं बंद कमरे में तूफान लिए बैठा हूं। इस पंक्ति में कवि कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कि बार बार मिस कॉल मत कर, मैं अपनी पत्नी के पास बैठा हूं। तो जीवन यही है, जीवन को ऐसे ही जीना, मस्ती के साथ जीना है, और मेहनत करके दिखाना, अपने सपनों को पूरा करना है। कि ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, राड नहीं ठानूंगा। तो जब तक जीतना नहीं है, जब तक तोड़ना नहीं है, तब तक रुकना नहीं है। अपने सपनों को सच करना है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ईएसआईसी मिले, नोट स्टेट मिले, सीएचओ मिलेगी, लेकिन जब तक आपका सपना ड्रीम जॉब आपके घर के पास नहीं पहुंच जाते, तब तक रुकना नहीं है, पढ़ते रहना आपको। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ फॉलोइंग सिम्टम डज द प्रेग्नेंट वुमन मोस्ट फ्रीक्वेंटली
एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान दो चीजें आपको बेस्टली ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बार बार फ्रीक्वेंट गौर एग्जाम में पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दो बात हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कौन सा सिम्टम प्रेग्नेंट वुमन आपका बेटा फील करती है। पहला डायसूरिया, आपका डिसूरिया का मतलब पेनफुल यूरिनेशन, वेरी इंपोर्टेंट। सिंपल भाषा में बात करें तो फ्रीक्वेंसी यानी बार बार आपका यूरिन पास करना, इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिनरी लीकेज या बर्निंग सेंसेशन। यस, बताइए। तो अपन बात करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, अपन आसान भाषा में बात करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 0 से 12 वीक्स तक होता है बेटा, ये आप जानते हो। और थर्ड जो ट्राइमेस्टर है वो 29 से लेके आपका टिल बर्थ तक रहता है, आपका 42 वीक तक मान सकते हैं अपन उसको। तो इस दौरान जो आपका यूट्रस है, वो यूट्रस प्रेगनेंसी की वजह से या ग्रेविड जो यूट्रस है आपका, ये ग्रेविड यूट्रस मोस्ट एंटीवर्जन हो जाता है, एंटीवर्जन होगा। और साथ में इसका क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा, ध्यान रखना। एंटीवर्जन यानी प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट और थर्ड वीक में फीटस के साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका यूट्रस एंटीवर्जन और डेक्स्ट्रो रोटेट होगा। डेक्स्ट्रो रोटेट का मतलब राइट साइड में रोटेट होगा बेटा। इन दोनों कारणों की वजह से ये जो ग्रेविड यूट्रस है यानी प्रेग्नेंट जो यूट्रस है, ये ग्रेविड यूट्रस, वेरी इंपोर्टेंट, क्रिएट प्रेशर ऑन वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूरिनरी ब्लैडर। किस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर पे। और ये यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से बार बार क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो बी इज द राइट आंसर। बार बार प्रेशर क्रिएट होने से बार बार फीमेल को फर्स्ट और आपके कौन से में, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है बार बार। जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा ये इलोंगेटेड और बैकवर्ड मूवमेंट हो जाता है, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में, वेरी इंपोर्टेंट, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा क्या मिल जाता है, रिलीव मिल जाता है मदर को फ्रीक्वेंसी से। बाकी फर्स्ट और थर्ड में एंटीवर्जन होने से और डेक्स्ट्रो रोटेशन होने की वजह से, ग्रेविड यूट्रस की वजह से, इसकी वजह से किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट होता है और क्या देखने को मिलता है आपको, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे डायसूरिया, इनकॉन्टिनेंस, बर्निंग सेंसेशन, ये सब किसके सिम्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। ये तो कब होंगे, जब यूटीआई हो, आपको क्या हो, यूटीआई हो मदर को, तब ऐसे सिम्टम देखने मिलते हैं। जबकि यहाँ पे ये बात कर रहा है कौन से, फिजियोलॉजिकल सिम्टम की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उसका जवाब है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। हार्टबर्न एंड फ्लैचुलेंस कॉमन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी 13 से 28 वीक के दौरान हार्टबर्न होना, यानी आपके इसोफेगस में और चेस्ट वाले रीजन में जलन सी महसूस होती है, माउथ ब्रशिंग होती है, पायरोसिस जिसको अपन बोलते हैं। हार्टबर्न इज ए पायरोसिस, इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ जीआईडी। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है। एंड फ्लैचुलेंस यानी बहुत ज्यादा गैस बनना, डकार आना, आपका बेल्चिंग होना, ये सब कॉमन है किसके अंदर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आर लाइकली रिजल्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, ये किससे होता है, एक्सेप्ट पूछा है, मतलब बहुत घुमाया गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई हार्टबर्न और फ्लैचुलेंस कॉमन है सेकंड ट्राइमेस्टर में, लेकिन किसकी वजह से नहीं होता है, एक्सेप्ट आ गया इसलिए नहीं होता, पूछ रहा था। पहला हार्टबर्न और फ्लैचुलेंस जो होने का उसका कारण है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिएगा हार्टबर्न और आपका किसकी बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान बात करें, और प्रेगनेंसी में भी किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में अपन कह रहे हैं हार्टबर्न क्यों होता है कि जो आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो थोड़ा लूज हो जाता है, इसकी वजह से जो एचसीएल आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिगर्जिजेट होता है, रिग्रिगेट होने की वजह से यहाँ पे आपके पायरोसिस, हार्टबर्न, फ्लैचुलेंस वगैरह, गैसेस, डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन, ऐसे सिम्टम आते हैं मरीज को प्रेगनेंसी के दौरान। उसका कारण क्या है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिएगा पहला तो कारण रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेनली कौन हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है बच्चों। और ये प्रोजेस्टेरोन अपन जानते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ा पीक लेवल पे रहता है ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करता है बेटा। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। और जैसे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज होगी यानी मूवमेंट कम होंगे इंटेस्टाइन के, तो इसकी वजह से मरीज को क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा मरीज को, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस रहेंगे मरीज को, ग्रामापोन। इसके अलावा डिले स्टमक एम्पटी होगा, यानी स्टमक है वो लेट खाली होगा, और स्टमक लेट खाली होगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होंगे, रिगर्जेट होंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट रिगर्जेट होंगे तो हार्टबर्न होगा, फ्लैचुलेंस होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा मरीज को, ऐसे सिम्टम आएंगे। तो क्वेश्चन अगर पूछ ली कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्टबर्न, फ्लैचुलेंस या कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण, तो एक ही वर्ड में हार्मोन पूछे तो कौन सा जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट
इन सब की वजह से ये क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ये क्या करता है, कम मूवमेंट को कम कराता है। इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, मोटिलिटी का मतलब यहाँ किससे मतलब है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से मतलब है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करता है, ये कम करता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस और डिले स्टमक एम्पटी होता है। इसकी वजह से पायरोसिस हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, फ्लैचन, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये किससे नहीं होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो दोनों सिम्टम वो किसकी वजह से नहीं होते। तो इंक्रीज प्लाज्मा एसिड तो बिल्कुल बढ़ता है, और प्लाज्मा एसिड जब बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। आरिवास में क्यों, क्योंकि एससीजी क्या करता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है इनिशियली प्रेगनेंसी के दौरान, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके एससीजी पहले तो कौन मान करता है, एलएच हार्मोन किस पे काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम पे। सुनना मेरी बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यानी फर्टिलाइजेशन के 1-2 वीक तक क्या करता है, एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज कराता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और आप अच्छे से जानते हो प्रोजेस्टेरोन इज द मेन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रेगनेंसी का राजा कौन है, जिससे प्रेगनेंसी चलती है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराने में कौन हेल्प करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करता है और उससे क्या रिलीज कराता है, प्रोजेस्टेरोन, जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाती। लेकिन थोड़े दिनों बाद में आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्लेसेंटा से क्या रिलीज होने लग जाता है, एससीजी, और एलएच को कौन रिप्लेस कर देता है, एससीजी, और एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करके जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती है तब तक 7 से 9 वीक तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है। तो कहीं ना कहीं अपन कह रहे हैं कि बिल्कुल प्लाज्मा एससीजी लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन उससे बढ़ता है, इससे इंटरनल बिल्कुल, तो इस कारण से तो होती है। दूसरा, डिक्रीज इंटरनल मोटिलिटी, ये भी कारण है। हार्ट बर्न और फ्लैचुलेंस के लिए कारण क्या है कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, जिससे आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम होती है, और इंटरनल मोटिलिटी कम होगी तो गैस्ट्रिक कंटेंट और डिले एम्पटी होंगे, स्टमक में खाना पड़ा रहेगा, एचसीएल ज्यादा बनेगा, एचसीएल रिग्रेगेट होगा, फ्लैचुलेंस होंगे, कॉन्स्टिपेशन होंगे, और हार्ट बर्न वगैरह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन भी बढ़ता है आपका, और एस्ट्रोजन भी कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन मोटिलिटी को कम करता है, प्रोजेस्टेरोन और दोनों कम करते हैं, मेन प्रोजेस्टेरोन करता है। अगर दोनों में प्रायोरिटी दे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो प्रायोरिटी प्रोजेस्टेरोन को देते हैं। तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है और एस्ट्रोजन बढ़ता है। एस्ट्रोजन भी कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन मोटिलिटी को आपको बेटा कम करता है, इसकी वजह से हार्ट बर्न और फ्लैचुलेंस होते हैं, बट डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। अब इस वर्ड को समझो, ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा, सी। अब इसका मतलब समझो, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा कि गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज होगी। गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज होने का मतलब, एसिडिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या रहता है, पीएच का बढ़ना होता है, एल्कलाइन की तरफ बढ़ना होता है। तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में अगर एसिडिटी कम होगी मतलब एल्कलाइन की तरफ बढ़ेगी आपकी गैस्ट्रिक पीएच, तो हार्ट बर्न नहीं होगा, उल्टा हार्ट बर्न से रिलीफ मिलेगा। तो एक्सेप्ट पूछा, इसलिए आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। इस वर्ड का मतलब है कि एसिडिटी का डिक्रीज होने का मतलब गैस्ट्रिक पीएच का बढ़ना है, और गैस्ट्रिक पीएच बढ़ेगी तो हार्ट बर्न नहीं होगा, उल्टा हार्ट बर्न से रिलीफ मिलेगा। समझ मेरी बात को, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट राइट आंसर गोस टू सी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहां पे सी जाएगा बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व क्लोज्मा। क्लोज्मा या इसी को अपन बोलते हैं मेलाज्मा, इसी को क्या बोलते हैं, मेलाज्मा, या इसी को अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी मास्क। प्रेगनेंसी मास्क वेरी इंपॉर्टेंट, किन कारणों से, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ फॉलोइंग एरिया वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व क्लोज्मा, मलाज्मा या प्रेगनेंसी। तो क्लोज्मा मलाज्मा क्या होता है, देखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान, किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, वेरी इंपॉर्टेंट, एक हार्मोन बढ़ता है बच्चों, मेलेनिन। कौन सा हार्मोन, मेलेनिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इन सभी कारणों से क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बटरफ्लाई शेप में, किस शेप में, बटरफ्लाई शेप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बटरफ्लाई शेप में कहां पे, फेस पे, नोज पे और फोरहेड पे। कहां पे, फेस पे, नोज पे और फोरहेड पे, वेरी इंपॉर्टेंट, पैचेस टाइप के, पैचेस, ग्रेइस या ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर, स्किन डी पिगमेंटेशन हो जाता है बेटा, स्किन डी पिगमेंटेशन हो जाता है, किसकी वजह से, प्रेगनेंसी के दौरान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वीक की प्रेगनेंसी के दौरान, तो 24 वीक ऑफ गेस्टेशन प्रेगनेंसी का। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है, क्लोज्मा, मलाज्मा या प्रेगनेंसी मास्क जो बटरफ्लाई शेप में होते हैं वो कब अपीयर होते हैं प्रेगनेंसी में, 24 वीक के दौरान। प्रेगनेंसी में क्यों होते हैं कि प्रेगनेंसी में 2 हार्मोन बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के कारण, मेनली मेलेनिन बढ़ता है। मेलेनिन आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन फेयरनेस, स्किन को काली करता है। कोर्टिसोल भी बढ़ता है, यह ना कहीं मेलेनिन को बढ़ाता है, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपके यहाँ पे
यहाँ पे चिक्स पे, फोरहेड पे, नोज पे क्या होगा, बटरफ्लाई शेप के अंदर फेस, नोज और फोरहेड पे क्या बनेंगे, किस कलर के पैचेस बनेंगे, पैचेस बनेंगे ग्रेस या ब्राउन कलर के, पूरे पूरे कलर के, या मतलब जो मिट्टी के रंग होता है उस तरह के पैचेस बनेंगे, स्किन के डीप पिगमेंटेशन पैचेस बनेंगे, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, कलस्मा या मलस्मा। कर्मा पॉइंट, और ये कॉमन देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ऑलमोस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कहां बनते हैं, तो अपन ने कहा चिक्स, फोरहेड एंड नोज पे बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और कब बनते हैं, तो 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पे बनते हैं, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। सो सिंपल सा आंसर। बाकी ब्रेस्ट, एरियोला, निपल यहाँ पे नहीं बनेंगे और कहीं नहीं बनेंगे, केवल कहां बनते हैं, चिक्स, फोरहेड एंड नोज पे बनते हैं। किस शेप में होते हैं, बटरफ्लाई शेप में होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मलाज्मा, प्रेगनेंसी मास्क या कलाज्मा बोलते हैं। और कब अपीयर होता है, 24 वीक पे। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है आपका बच्चों, मेलेनिन और कोर्टिसोल। मैनेजमेंट के अंदर ओलाइव वगैरह यूज करेंगे और प्रेगनेंसी जैसे सबसाइड होगी ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। कर्मा पॉइंट चलेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला। ये रहा आपका, ये देखिएगा बटरफ्लाई शेप के अंदर स्किन का डीप पिगमेंटेशन हो रहा, फोरहेड पे, ये नोज पे देखिएगा। कर्मा पॉइंट आरिवास में चिक्स वगैरह पे ऐसे देखने को मिलते हैं, क्या कहलाता है, कलज्मा या मलज्मा कहलाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यस, मेहनत करते रहो बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और वो आएगा जिस दिन आपको आपकी मेहनत करने पे गर्व होगा, आप अपनों को ब्लिसफुल महसूस करोगे, और ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है, वो आपकी मेहनत का फल जरूर देगा, बस मेहनत करते रहिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A pregnant client states that she waddles when she walks. The nurse explain is based on which of the following is the cause. सिंपल सा क्वेश्चन है। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट कह रही है कि वाडल्स का मतलब वाइड गेट, वाडल्स का मतलब होता है वाइट गेट। वाइट गेट का मतलब कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं जब चलती हूं तो मेरे पैर है ना वो चौड़े चौड़े करके चलती हूँ, चौड़े पैर करके चलते हैं ना। क्या माय पॉइंट? यस विवेक, थैंक यू बेटा। यस, तो वाडलिंग हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से। व्हेन सी वॉक, जब वो चलती है तो मेरे गेट है वो वाडलिंग हो रहे हैं। जो वॉकिंग मैनर्स है, वॉकिंग स्टाइल है, गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मीन्स होता है बच्चों वॉकिंग स्टाइल या वॉकिंग मैनर्स, या वॉकिंग मैनर्स, चलने की जो स्टाइल है दैट इज नोन एज वॉकिंग स्टाइल या मैनर्स, जो कहलाता है वो गेट कहलाते हैं। तो कह रहा है कि मैं जब प्रेगनेंसी के दौरान मैं चलती हूं तो मेरे जो गेट है वाडल्स गेट हो रहे हैं। अरे बात में द नर्स एक्सप्लेन्स बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज। तो मेन कारण क्या है वाडल्स गेट का? पहला ऑप्शन कह रहा द लार्ज साइज ऑफ द न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न का लार्ज साइज होना, गर्मा पॉइंट यानी मैक्रोसोमिया वगैरह होना। दूसरा प्रेशर ऑन द पेल्विक मसल, की जो ग्रेविड यूट्रस है और जो बेबी का वेट है वो पेल्विस पे प्रेशर डाल रहा है, इसकी वजह से वाडलिंग गेट हो रही है। या रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक जॉइंट, या जो आपके जो सिंपासिस प्यूबिक जो जॉइंट है और जो पेल्विक जॉइंट है आरिवास में वो रिलैक्स हो रहा है। मेनली कौन सा जॉइंट? सिंपासिस प्यूबिस, सिंपाइसिस जो प्यूबिस जो जॉइंट है वो आपका रिलैक्स हो रहा है उससे, या एक्सेसिव वेट गेन की वजह से। बताइए किस कारण से वाडल्स गेट हो रहे हैं? तो जो वाडलिंग गेट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो वाडल्स जो गेट है वो देखने को मिलते हैं एक तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी के दौरान, किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। और एक देखने को मिलता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, इन दोनों कंडीशन में वाडल्स गेट देखने को मिलते हैं आपको। यानी जब पेशेंट चलेगा तो दोनों पैर चौड़े करके चलेगा, हरिवास में कर्मा पॉइंट, इस तरह की स्थिति होगी प्रेगनेंसी में वाडल्स गेट। तो इसका जो मेन कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक जॉइंट, जो सिंपासिस प्यूबिक जॉइंट है और जो पेल्विक के जॉइंट सैक्रोइलिक जॉइंट वगैरह है, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट वगैरह, वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। और इसको रिलैक्स करने के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान 10 वीक से बनना शुरू होता है, पीक लेवल पे चला जाता है टर्म के समय। और ये रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये सिंपासिस प्यूबिस आरिवास में और आपके जो जॉइंट है आपके किसके पेल्विक बोन के, उनको रिलैक्स करता है। इसकी वजह से जो पेल्विक एरिया थोड़ा वाइड हो जाता है और वाडल्स गेट देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल सा जवाब है। सो राइट आंसर गोस टू सी, सी इज द राइट आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर है इसका, धमाकेदार। वाडल्स गेट इस तरह की वॉकिंग मैनर होती है, बच्चे में दिखाया गया, प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट, which of the following represent the average amount of weight gain during pregnancy? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। और क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ पे उन्होंने एलबी में पूछ लिया। तो पहली बात तो ध्यान रखें, एक वेरी इंपोर्टेंट, एलबी, एलबी इज द यूनिट ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड भी बोलते हैं इसको अपन। एलबी जो होता है दैट इज 0.454 ग्राम, लगभग 450 ग्राम के बराबर एक एलबी होता है। और 1 केजी के अंदर एलबी जो होता है वो लगभग 2.2 एलबी होता है बेटा, जिसको अपन पॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉन्ड भी बोलते हैं।
तो 1 किलो में होता है 0.454 ग्राम, लगभग लगभग 0.454 ग्राम, या 1 केजी बराबर 2.2 एलबी के इक्वल होता है। तो ये कह रहा है कि एवरेज वेट गेन कितना होता है, किसी ट्राइमेस्टर वाइज नहीं पूछ रहे। तो होल ओवर प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है, लिख लेना मेरी बात, प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 11 से 16 केजी के आसपास, 11 से 16 केजी के आसपास। एक ही वर्ड में पूछे तो लगभग 12 किलो के आसपास, 12 केजी के आसपास आपका वेट गेन होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। उसमें से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होता है, सुनना मेरी बात, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होता है दैट इज 1 केजी, अराउंड 1 केजी के आसपास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होगा दैट इज अराउंड द 5 केजी, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होगा वो होता है बेटा 5 केजी। तो एवरेज लगभग 11 से 16 केजी के आसपास वेट गेन होता है। इनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, गर्मा पॉइंट आरी बस में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वेट गेन किस ट्राइमेस्टर में होता है, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम वेट गेन किस ट्राइमेस्टर में होता है, किस ट्राइमेस्टर में होता है, बताओ जल्दी कमेंट करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वेट गेन किस ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। एवरेज वेट जो गेन होता है, यस, एवरेज जो वेट गेन होता है वो 11 से 16 केजी होता है। अब एवरेज 12 किलो, इसको तुम अगर एलबी में बदलो तो 2.2 से गुणा करो, लगभग लगभग आएगा 24 से 30 एलबी। कितना, 24 से 30 एलबी। तो राइट आंसर जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर। 24 से 30 एलबी के आसपास वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन 1 केजी, सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 केजी और थर्ड में 5 केजी। मेरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वेट गेन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया तो यस बिल्कुल सही आंसर है बेटा चांदवी। मोनिशा ऐसे पढ़ते रहो बच्चों, सपने जरूर पूरे होंगे आपके। आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम वेट गेन होता है, हालांकि 5 किलो सेकंड में भी होता है और 5 किलो थर्ड में भी होता है, लेकिन थर्ड में तुलनात्मक रूप से सेकंड से ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैक्सिमम वेट गेन थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है बच्चों, क्लियर है। और वेट गेन जो होना चाहिए वो वेट गेन बेटा अकॉर्डिंग टू बीएमआई, अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है बच्चों, बीएमआई के अकॉर्डिंग होता है। अगर नॉर्मल बीएमआई, नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स आपका जो कि 18.5 से लेके 24.9 के बीच होना चाहिए, उन लेडीज में जिनका नॉर्मल भी है उनमें वेट गेन होना चाहिए 24 से 30 एलबी के आसपास, 24 से 30 एलबी के आसपास। गेट माय पॉइंट। तो बात करते हैं बेटा वेट गेन जो होता है, किसकी बात करें अपन, वेट जो गेन होता है, वेट जो गेन हो रहा है आपका प्रेगनेंसी में, इन प्रेगनेंसी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू बीएमआई। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई क्या होता है, बीएमआई का फॉर्मूला वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, क्लियर है। नॉर्मल अगर बीएमआई की मैं अगर बात कर लूं बच्चों, नॉर्मल बीएमआई एक हेल्थी पर्सन में दैट इज 18.5 से लेके 24.9 केजी तक होती है। क्या माय पॉइंट, 24 पॉइंट केजी का होती है। और नॉर्मल बीएमआई में जो प्रेगनेंसी में वेट गेन रहता है वो वेट गेन होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज 11 से 16 केजी के आसपास, एक ही वर्ड में पूछे तो 12 केजी के आसपास। क्या माय पॉइंट, हमारी बात में क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई लेडीज अंडरवेट है, अंडरवेट है तो उसकी जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो लेस देन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। जो फॉर्मूला है उसका आपका जो यूनिट रहती है केजी पर मीटर स्क्वायर, और उनका जो वेट गेन होना चाहिए एवरेज 18 केजी के आसपास होना चाहिए। कितना, 18 केजी के पास, क्लियर है। अगर कोई लेडीज ओबेस है, ओबेस उसे बोलते हैं जिनकी बीएमआई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ग्रेटर देन आपका बेटा 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से ऊपर हो, 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से ओबेस हो, उनमें एवरेज वेट गेन होना चाहिए 7 किलो के आसपास। कितना, 7 से 8 किलो मैक्सिमम मान लो, 7 केजी से लेके 8 केजी तक वेट गेन होना चाहिए। तो जो वेट गेन होगा प्रेगनेंसी के दौरान वो किसके अकॉर्डिंग होता है, बीएमआई के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्मल बीएमआई है तो 18.5 से 24.9 केजी तक, लगभग 24 से 30 एलबी के आसपास वेट गेन होगा बेटा। कर माय पॉइंट। अगर अंडरवेट है तो 18 किलो के आसपास बीएमआई होना चाहिए, यानी लगभग आपका 32 से 36 एलबी के आसपास या 30 से 36 एलबी के आसपास वेट गेन होना चाहिए। और 7 किलो है तो 15 से 20 एलबी के आसपास ही वेट गेन होना चाहिए। ओबेस, गेट माय पॉइंट। ओबेस में भी 3 कैटेगरी, ओबेस फर्स्ट जिसमें बीएमआई आपका 30 से 34.9 केजी तक होता है, सेकंड क्लास में 35 से लेके 40 तक होता है, सीवियर ओबेस जिसको 40 से ज्यादा बोलते हैं। गेट माय पॉइंट। अल्टरनेट में भी 2 कैटेगरी होती है, 18.5 16.5 से कम अलग अलग होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है, और नॉर्मल बात कर रहा है यहाँ पे
एवरेज 12 किलो वेट गेन होना चाहिए, उनमें से 24 से 30 एलबी वेट गेन एवरेज होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। और जो वेट गेन है वो मैटरनल और फीटल दोनों होता है, यानी मां की वजह से और बच्चे की वजह से। मोस्ट कॉमनली जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में वो फेट की वजह से होता है। फेट अकेले बच्चों 3.5 किलो के आसपास वेट गेन कराती है। इसके अलावा फीटल में, फीटल का वेट आपका लगभग 2.5 से 3 किलो, प्लेसेंटा का वेट एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से, अरिवास में। इसके अलावा मेटरनल जो प्लेसेंटा और फीटल प्लेसेंटा उसके ब्लड की वजह से, अरिवास में फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से, बहुत सारे कारणों से वेट गेन होता है। बट मैक्सिमम वेट गेन थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो यहाँ मोटे मोटे क्वेश्चन क्या याद रखना, एवरेज 1 एलबी के बराबर होता है, 1 एलबी इज इक्वल टू 0.454 ग्राम के आसपास, या 1 किलो में 2.2 एलबी होते हैं। एवरेज प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल जिसकी बीएमआई आपकी नॉर्मल है उस फीमेल में 12 किलो के आसपास वेट गेन होना चाहिए, 11 से 16 कोली, यानी 24 से 30 एलबी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, सेकंड में 5 किलो और थर्ड में 5 किलो होना चाहिए। 5 किलो का मतलब 0.5 केजी पर वीक या 2 किलो पर मंथ के हिसाब से वेट गेन करना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। इससे ज्यादा हो रहा तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या ओबेस का, कम हो रहा तो अंडर न्यूट्रिशन या इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। गेट माय पॉइंट। और अकॉर्डिंग टू बीएमआई आपका वेट गेन होना चाहिए, नॉर्मल बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 केजी के आसपास होती है। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना। तो सी इज द राइट आंसर। कुछ अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा यहाँ पे। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट। और बीएमआई का फॉर्मूला वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है केजी पर मीटर स्क्वायर आती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर रहती है बच्चों। चलिए, when talking with pregnant client who is experiencing aching swallow leg veins, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट से अपन बात करें तो वो कह रहा है कि मेरे पैरों में सूजन है, इसकी वजह से जो लेग की वेन है उनमें सूजन है, जलन हो रही है उनमें। द नर्स वुड एक्सप्लेन दैट द मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो नर्स बता रही है कि ये जो आपकी लेग वेन स्वेल हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, सूजन आ रही है पैरों में, ये किसकी वजह से है? तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के मतलब, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन साथ में इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, दोनों होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन दोनों साथ में हो, थ्रोम्बस बन जाए और साथ में वेन का इन्फ्लामेशन हो जाए, दिस इज द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से, पीआईएच की वजह से। पीआईएच दो तरह का होता है, प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की वजह से, या प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एनलार्ज यूट्रस, या तो ये हो रहा स्वेलो लेग वेन्स आपका, या एकिंग हो रहा, ये जो आपका यूट्रस है वो ग्रेविड एनलार्ज हो रहा है, वो आपकी वेरी इंपोर्टेंट ब्लड वेसल्स पे प्रेशर डाल रहा है इससे, या द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन ऑन द यूट्रस, या जो ग्रेविटी का फोर्स है वो नीचे की तरफ खींच रहा है यूट्रस को, उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर वो सी जाएगा, प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एनलार्जिंग यूट्रस। यूट्रस बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, उसकी वजह से आपका किस पे बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किस पे? आपका ब्लड वेसल्स पे प्रेशर डालता है और इसकी वजह से आपका एकिंग स्वेलो या लेग वेन में सूजन वगैरह या दर्द या जलन सी महसूस होती है। कहना माय पॉइंट स्पेशली, सो सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलेगा, ज्यादा इसका कोई रेशनल नहीं है बड़ा। नेक्स्ट, सर्वाइकल सोपनिंग एंड यूटेराइन सफल आर क्लासिफाइड एज व्हिच ऑफ फॉलोइंग? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मजा आ जाएगा क्वेश्चन, शानदार बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, शानदार ही जवाब होना चाहिए उसका, जवाब देते रहिएगा आप। यस, चलिए, सभी का आंसर सही है, प्रोबेबल साइन बता रहे हैं आप लोग। बात कर लेते हैं बेटा सर्वाइकल सॉफ्टिंग एंड यूटेराइन सफल। सर्विक्स का सॉफ्ट होना, दैट इज कॉल्ड गुडल साइन। कौन सा साइन? गुडल साइन। सॉफ्टनिंग और सर्विस, और एक कब देखने को मिलता है? 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। जब प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है? 6वां वीक चल रहा है, उस समय ये देखने को मिलता है 6 वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान। और यूट्राइन सफल, यूट्राइन सफल का मतलब यूट्रस का ब्लड जब मेटरनल जो यूट्राइन आर्टरी है वो ब्लड फ्लो कराती है किसकी? मां के यूट्रस को, तो उस दौरान एक साउंड सुनाई देती है। उस साउंड के जो ये सुनाई देती है किसकी वजह से है? डायग्नोस्टिक के कारण, प्रिजम्पटिव प्रोबेबल या पॉजिटिव साइन। तो अपन बात करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं अपन साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी पे अपन थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां से हर एग्जाम में, चाहे ईएसआईसी हो, नॉर्सेट हो, डीएसएसबी, सीएच हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, नर्सिंग जगत में एक क्वेश्चन आता ही आता है। 3 तरह के साइन एंड सिम्टम अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन बच्चों। सेकेंड वन होता है प्रोबेबल, प्रोबेबल साइन। एंड थर्ड वन होता है बच्चों कंफर्मेटिव साइन, और इन्हीं कंफर्मेटिव को बोलते हैं पॉजिटिव साइन। 3 तरह के साइन है, वेरी इंपोर्टेंट। एक होता है प्रिजम्पटिव साइन, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, देख लेना, मजा आ जाएगा यहां से पढ़ के। वेरी इंपोर्टेंट, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और कंफर्मेटिव साइन। देखिएगा, पहले बात करते हैं प्रिजम्पटिव साइन क्या होता है। प्रिजम्पटिव साइन होते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा यानी पेशेंट बताएगा,
कौन बताएगा? यहां पे ये जो डाटा देने वाला, यस यस बच्चों, ये जो डाटा देने वाला है वो कौन देने वाला है? पेशेंट है यहां पे बेटा। आरिवास में क्या पॉइंट? आरिवास में प्रिजम्पटिव डाटा क्या होते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू बट नॉट 100% श्योर। ऐसा प्रतीत होता है कि सही है लेकिन श्योर। इस तरह के जो डाटा होते हैं वो प्रिजम्पटिव साइन कहलाते हैं। कौन से साइन? प्रिजम्पटिव। और इनको सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं, यानी पेशेंट बताता है। इन प्रिजम्पटिव साइन में कौन कौन आते हैं तो धमाधम लिख लीजिएगा। एक तो होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नोजिया एंड वोमिटिंग इसके अंदर आते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा यूरिनरी अर्जेंसी इसमें आती है। क्या माय पॉइंट? एनोरेक्सिया हो गया, जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम इसमें आते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, क्विकनिंग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्विकनिंग भी किस में आती है तो ध्यान रखना, प्रिजम्पटिव साइन में आती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यस यस बच्चों, नरेंद्र गॉड ब्लेस यू बेटा। यस चलिएगा, तो यहां बात कर रहे हैं अपन क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होती है? वेरी इंपोर्टेंट, फास्ट फीटल मूवमेंट, फास्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, फास्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर क्या कहलाता है? क्विकनिंग। तो क्विकनिंग भी किस में आएगा तो सुन लेना, क्विकनिंग आएगा प्रिजम्पटिव साइन में। सब्जेक्टिव डाटा है। मां कहेगी कि मेरे ऐसा लग रहा है कि कोई पेट में लात मार रहा है, यूट्रस में लात मार रहा है, ये किस में आएंगे? क्विकनिंग वगैरह ये सब किस में आएंगे? प्रिजम्पटिव में, बिल्कुल। और क्विकनिंग जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में, प्राइमरी ग्रेविडा में कब फील होती है तो 18 वीक पे, और मल्टी ग्रेविटा में फील होती है बच्चों 16 वीक पे। कितने वीक पे? 16 पे। एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है। तो मल्टी ग्रेविडा वुमन में 16 वीक पे फील होती है, और प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है? 18 वीक पे। क्या होती है क्विकनिंग? फर्स्ट फीटल फेल्ट बाय द मूवमेंट, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। जो पहले फीटल मूवमेंट होते हैं मां के पेट में, मां के यूट्रस में मां को फील होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? और ये प्रिजम्पटिव है क्योंकि कई बार कोई कैंसर एंसर की वजह से भी ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना से हो सकता है। गर्मा पॉइंट। इसके अलावा एमिनोरिया, और क्या? एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, ये भी किस में आते हैं? प्रिजम्पटिव में आते हैं। किस में आते हैं? प्रिजम्पटिव के अंदर आते हैं बच्चों। क्या पॉइंट? किस में आते हैं? प्रिजम्पटिव के अंदर। इसके अलावा फटीग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, क्लियर है? इसके अलावा और क्या आ सकते हैं तो आपका फटीग, क्या चीज? फटीग हो गया, वीकनेस हो गया, इवन आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, हल्के फुल्के आपके जो स्किन के चेंज होते हैं, स्किन के चेंज होते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सारे के सारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सारे के सारा किस में आते हैं? प्रिजम्पटिव में। नोजिया, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, एनोरेक्सिया, क्विकनिंग, एमेनोरिया, फटीग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्किन चेंज, ये सब किस में आते हैं? प्रिजम्पटिव में। और ये सब सब्जेक्टिव डाटा है। कैसे है? सब एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बट नॉट 100% श्योर। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोबेबल साइन में, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अपना क्वेश्चन भी किसकी तरफ इशारा कर रहा था? प्रोबेबल साइन की तरफ। तो जितने भी प्रेगनेंसी में साइन, अब प्रोबेबल साइन क्या होते हैं? प्रोबेबल साइन के बारे में आसान भाषा में बात करूं तो प्रोबेबल साइन ऑब्जेक्टिव डाटा है बच्चों। कैसे है? ऑब्जेक्टिव डाटा है, वेरी इंपोर्टेंट। आरिवास में ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट 100% श्योर। देखिएगा, नॉट 100, एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बट नॉट 100% ट्रू। सब कहते हैं कि भगवान है पर किसी ने देखा नहीं। एक तरह से क्या हो गया? सब्जेक्टिव या प्रोबेबल साइन हो गया। ऐसा लगता है कि मतलब है पर 100% श्योर नहीं है। यहां पे महसूस होता है कि है पर 100% श्योर नहीं है। इसमें आते हैं ऑल साइन, वेरी इंपोर्टेंट, ऑल साइन या ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब अपन खुद कलेक्ट करते हैं या पेशेंट और दोनों बताते हैं आपको, मेनली अपन कलेक्ट करते हैं। ऑल साइन लाइक गुडल साइन, जो अभी अपना क्वेश्चन चला, गुटल साइन, आरिवास में हेगार साइन, कैडमापॉन आपका पिस्केक साइन, जितने भी साइन है आपका वेरी इंपोर्टेंट, ये सारे के सारे साइन किस में आते हैं? आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट किस में आते हैं? सारे के सारे साइन आपके, चाहे क्विकनिंग आपका सॉरी अपन बात करें वेरी इंपोर्टेंट गुडल साइन की, हेगार साइन की, पिस्केक साइन की, या वोन फोलवाल साइन हो गया आपका, मैकडोनाल्ड साइन हो गया, जितने भी साइन है वो किस में आते हैं? इसी में आते हैं। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट पॉजिटिव
यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी, यूपीटी के द्वारा जो आप यूपीटी किट यूज करते हो, यूरिन के द्वारा अपन जो यूरिन टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं या ब्लड के द्वारा अपन कंफर्म करते हैं, वो भी किस में आते हैं, यूपीटी टेस्ट। आरिबास में क्लियर है, ये भी किसके अंदर आते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब किसमें आते हैं, ग्रेविडेक टेस्ट वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपका प्रोबेबल साइन में आते हैं। लाइकली टू बी ट्रू, क्योंकि यूपीटी जो पॉजिटिव आती है वो बीटा एससीसी की वजह आती है, और बीटा एससीसी इसके अलावा आपका यूट्रस के कैंसर से या आपका प्लेसेंटा के कैंसर से या और कारणों से भी, गैस्ट्रिक कैंसर से, उस केस में बीटा एससीसी बढ़ता है, तो वो आपका क्या है, एक्सेप्टेड टू बी, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट 100% श्योर। तो ऑल साइन, चाहे हेगार साइन हो, ये सब किसमें आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बीच बीच में नेटवर्क लीन हो रहा बेटा, जब भी मैं क्लास लेता हूं ऐसा होता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करें, तो अपन कह रहे हैं कि किसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव डाटा जिन्हें अपन प्रोबेबल साइन बोलते हैं, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट 100%। इसमें सारे प्रेगनेंसी के ऑल साइन लाइक गुडल साइन, हेगार साइन, पिस्केक साइन, चैडविक साइन, चैडविक साइन, कैडमाइपोन, आरिबास में जितने भी साइन है, वोल्ड फॉर्मल साइन, जितने भी साइन है वो किसमें आते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये किसमें आता है, प्रोबेबल में। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये भी किसमें आता है, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अपन ने कहा था कि इरेगुलर बट पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होते हैं 7 से 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे और आरिबास में, और मदर को फील होते हैं 16 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, और ट्रू लेबर पेन के समय ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ट्रू लेबर पेन उन्हें कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये भी कौन से प्रोबेबल साइन है। इसके अलावा फंडल हाइट, आपकी कौन सी, फंडल हाइट भी किसमें आती है, फंडल हाइट का इंक्रीज होना, फंडल हाइट का इंक्रीज होना, ये भी प्रोबेबल साइन में आता है। किसमें आता है, प्रोबेबल साइन में। यस यस बच्चों, अनुजात दोनों की सेम ही चलती है बच्चों। कर्मा पॉइंट ये भी किसमें आते हैं, प्रोबेबल साइन में ही आपको देखने को मिलता है बेटा, हेगार साइन वगैरह, चैडविक साइन, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पाल्मर साइन, फंडल हाइट हो गई। इसके अलावा जितने भी आपके इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रेविडेक टेस्ट वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, ग्रेविडेक टेस्ट वगैरह, ये सब किसमें आते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ये सब किसमें आते हैं, प्रोबेबल में। तो सारे साइन यानी ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के साथ साथ दूसरे को पता चलता है, एग्जामिनर को पता चलता है। गुड साइन, हेगार साइन, पिस्केक साइन, चैडविक साइन, जितने भी साइन है प्रेगनेंसी के वो किसमें आते हैं, प्रोबेबल साइन में। इसके अलावा पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो बीटा एससीसी से पॉजिटिव आती है, आरिबास में ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, फंडल हाइट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, पर ये 100% श्योर नहीं है, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट 100% श्योर, क्योंकि ये दूसरे कारण से भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। क्लियर है। बात कर रहे हैं अपन, एक बच्चा कह रहा है कि सर स्किन चेंज, स्किन चेंज में आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कोलाज्मा, जिसको मेलाज्मा बोलते हैं, आरिबास में स्ट्राया ग्रेविडनम हो गया आपका, कर्मापोन, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रिजम्पटिव में आते हैं, स्किन चेंज प्रिजम्पटिव में आते हैं आपके, ध्यान रखना। स्ट्राग्रेडम, लीनिया नाइग्रा वगैरह आपका, ये प्रेगनेंसी के अलावा और कारणों में से हो सकते हैं। ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं ये कुशिंग सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिल सकते हैं, या कोई मिलेनिन हार्मोन बढ़ जाए उसकी वजह से ये देखने को मिल सकते हैं, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह और कारणों में, और प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये जितने भी कोलाज्मा, स्ट्राग्रेडम, लीनिया नाइग्रा, ये सब किसमें जाते हैं, ये जाते हैं प्रिजम्पटिव में, आरिबास में, प्रोबेबल में नहीं आएंगे, स्किन चेंज प्रोबेबल में नहीं आते। बाकी दूसरे जो जितने भी साइन है मोस्टली किसमें जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा आपके किसमें जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबल साइन में। कंफर्मेटिव या पॉजिटिव जिनको 100% श्योर होते हैं, 100% श्योर का अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, ऑफ गेस्टेशन पे आपका बेटा यूएसजी के द्वारा अपन क्या देखते हैं, गेस्टेशनल सेक देखते हैं, 5 से 6 वीक पे गेस्टेशनल सेक देखने को मिलता है, तो वो एक पॉजिटिव या कंफर्मेटिव साइन है बच्चों। क्लियर है। इसके अलावा 16 वीक्स पे ऑफ गेस्टेशन पे, 16 वीक ऑफ गेस्टेशन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका थिक एंड येलो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, ये भी किसमें आता है, कंफर्मेटिव के अंदर। 16 वीक के समय अपन ने पढ़ा था कि 12 वीक पे थिन और येलो सिक्रेशन आता है, तो 16 वीक पे थिक और येलो 1-2 बूंद मिल्क आता है, वो भी एक कंफर्मेटिव साइन है। इसके अलावा फीटल स्कल और फीटल एक्सट्रीमिटीज और बोन विजुलाइज बाय एक्सरे, विजुलाइज बाय एक्सरे, ये भी किसमें आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर, कंफर्मेटिव में आता है। कैडमा पॉइंट फीटल स्कैन या फीटल एक्सट्रीमिटीज या बोन विजुलाइज बाय एक्सरे, ये भी कंफर्मेटिव में आता है। इसके अलावा एफएचआर, फीटल हार्ट रेट असेसमेंट, एफएचआर फीटल हार्ट रेट जो सुनते हैं ना अपन,
फीटल हार्ट रेट जो सुनते हैं, असिस किसके द्वारा? फिटोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? फिटोस्कोप पे। ये भी कंफर्मेटिव में आता है फिटोस्कोप के द्वारा। चाहे प्राइमरी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो, दोनों के अंदर अपन जो एफएचएस असिस करते हैं वो कब करते हैं? 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। किसके द्वारा? फिटोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? फिटोस्कोप के द्वारा। तो ये भी 100% कंफर्मेटिव है। क्लियर है? इसके अलावा 10 से 12 वीक पे अपन क्या करते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, कार्डियो टोकोमीटर की मदद से आप कार्डियक यूएसजी करते हैं और फीटल कार्डियक एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। फीटल कार्डियक एक्टिविटी बाई अल्ट्रासोनिक डॉपलर डिवाइसेस के द्वारा आपका, तो फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो रिकॉर्ड करते हैं, सुनते नहीं है, रिकॉर्ड करते हैं 10 वीक पे, ये भी आपका कंफर्मेटिव साइन है। कैसा साइन है? कंफर्मेटिव साइन। तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना, ये सारे कंफर्मेटिव में आते हैं बेटा। यस, क्लियर है? या यूएसजी के द्वारा फीटल को देखना, फिटोस्कोप से हार्ट सुनाई देना बेटा, अरिबास में। क्लियर है? या अपन कह सकते हैं पेल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, फीटल के पार्ट आपको पेल्पेट हो रहा है, पेल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट। अगर आपको अनुभव से फीटल पार्ट पेल्पेट हो रहा है, ये भी कंफर्मेटिव है। तो 3 तरह के आपके यहाँ पे साइन मैंने डिस्कस किए, देखिएगा मोटा मोटा मैं आपको डाल देता हूं। क्या पॉइंट? कुछ बच्चों को स्किन चेंज से रिलेटेड कुछ डाउट हो रहा होगा। यस यस यस। अपन बात करें सब्जेक्टिव डाटा, जिनको प्रिजम्पटिव साइन बोलते हैं, और ये एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बट नॉट 100% ट्रू, जिसमें आते हैं नोजिया, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, एनोरेक्सिया, क्विकनिंग, एमेनोरिया, फटीग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और स्किन चेंज लाइक क्लोज्मा, स्ट्राइगेडम, लीनिया ग्रेगा, ये सब प्रिजम्पटिव साइन है बच्चों। ये ऐसा लगता है, माना जाता है कि ये प्रेगनेंसी के साइन, पर दूसरी बीमारियों से भी हो सकते हैं, 100% श्योर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कौन से? प्रोबेबल साइन, ऑब्जेक्टिव डाटा, लगता है कि सही है पर 100% श्योर यहां पे भी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। और इसमें सारे साइन लाइक गुडल साइन, हेगार साइन, पिकेक साइन, चैडविक साइन, अरिबास में। इसके अलावा पॉजिटिव यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, फंडल हाइट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो ग्रेविटेक टेस्ट वगैरह करते हैं, ये सब पॉजिटिव आना, ये सब किसमें है? प्रोबेबल में। कंफर्मेटिव 100% श्योर, लाइक 6 वीक पे गेस्टन से को यूएसजी से देखना, 16 वीक पे थिक येलो ब्रिस्ट डिक्रेशन हो गया, फिटल स्कल या फिटल एक्समेटीज को अपन देखना, एफएचआर असिस्ट करना 20 वीक पे आपका फिटोस्कोप से, 10 से 12 वीक पे अल्ट्रासोनिक डॉपलर डिवाइस के द्वारा कार्डियक एक्टिविटी फिटस की रिकॉर्ड करना, ये सब किसमें आता है? कंफर्मेटिव या पॉजिटिव साइन प्रेगनेंसी में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या चला? क्वेश्चन चला सर्वाइटिस ओवलिंग, जिसको गुडल साइन बोलते हैं, 6 वीक पे देखने को मिलता है आपको प्रेगनेंसी में, एंड यूट्राइन सफल साइन सुनना, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोबेबल साइन। किसमें? प्रोबेबल साइन में। सो राइट आंसर गोस टू सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आराम से आप आंसर दे सकते हो। Which of the following would be the identified as the presumptive sign? बात कर रहे हैं presumptive sign, presumptive sign is the subjective data। कैसे डाटा है? सब्जेक्टिव डाटा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने बताया पूरी थ्योरी, ये एक सब्जेक्टिव डाटा प्रिजम्पटिव साइन। और राम राम बेटा लॉरेंस, यस। बात करें अपन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बात करते हैं सब्जेक्टिव डाटा की। अगर बात करें अपन यहां पे सब्जेक्टिव डाटा की, अगर आसान भाषा में बात करें तो सब्जेक्टिव डाटा क्या है? तो सब्जेक्टिव डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पेशेंट जो बताता है, ये क्या लगते हैं? एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बट नॉट 100% श्योर। और ये अपन ने अभी डिस्कस किया, ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रिजम्पटिव साइन है। तो ये रहे सारे के सारे प्रिजम्पटिव साइन, नोजिया, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, एनोरेक्सिया, क्विकनिंग, एमेनोरिया, फटीग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्किन चेंज, ये सब किसमें आते हैं आपके? ये सारे के सारे आ जाते हैं किसके अंदर? आपका बच्चों किसके अंदर? तो यहां हेगार साइन, ये कौन सा है? प्रोबेबल है। कौन सा है? प्रोबेबल है। नोजिया एंड वोमिटिंग इज द प्रिजम्पटिव साइन, तो बी इज द राइट आंसर अपना। क्या कौन? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, ये भी प्रोबेबल साइन है। और पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, ये डबल आया वापस, ये भी कौन सा है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके अंदर आते हैं? सब के सब किसमें आते हैं बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर माने जाते हैं आपके? ये सभी कंसाइडर होते हैं प्रोबेबल। बस नोजिया एंड वोमिटिंग कौन सा है? प्रिजम्पटिव साइन है। सो राइट आंसर यहां पे कौन गया? बी। यस, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following common emotional reaction to pregnancy would the nurse expect to occur during the first trimester? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देगा आपका। यस, पहले तो इन वर्ड पे ध्यान डालते हैं अपन कि which of following common emotional reaction of pregnancy would the nurse expect to occur during first trimester? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी कॉमन इमोशनल रिएक्शन देखने को मिलती है? बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 0 से 12 वीक ऑफ गेस्टेशन की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें अपन, बहुत आसान भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आपका वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल रिएक्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन मतलब आप बहुत खुद में खोए रहना, दुनिया से नहीं मिलना। ईगोसेंट्रिज्म
मतलब अपने आप को प्रायोरिटी देना, दूसरों को कम नकरा सुनना, या नार्सिसिज्म, आरिवास में ईगो में रहना, खुद को प्रायोरिटी देना, दूसरों को नीचे समझना, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा है ऑकवर्डनेस यानी भद्दापन, यानी खुद को भद्दा लगना। क्लमसीनेस का मतलब भद्दापन ही होता है। एंड अनअट्रैक्टनेस, मदर ऐसा फील करेगी मैं अनअट्रैक्टिव हूं, भद्दी लग रही हूं। तीसरा एंजाइटी, पैसिविटी या एक्सट्रोवर्जन। और चौथा है एम्बिवेलेंस, फियर या फैंटेसीज। फैंटेसीज का मतलब क्या होता है? डे ड्रीमिंग, थिंकिंग आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो इमेज बनती है पर उसको आप ओनली खुद से इमेजिनेशन करते हो, दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, एक तरह से क्या फैंटेसीज है। आरिवास में एम्बिवेलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूरल के 4A साइजोफ्रेनिया के सिम्टम आता है एम्बिवेलेंस, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, आपका एसोसिएटिव लूजनेस, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो एम्बिवेलेंस क्या होती है? टू कॉन्ट्राडिक्टिंग फीलिंग, थोड़ा का डिसऑर्डर है, कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग टुवर्ड्स ए सेम पर्सन, टुवर्ड्स ए सेम पर्सन। ये कुछ आपके वर्ड है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? कुछ वर्ड है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इन वर्ड को आप पहले समझ लो, फिर अपन इसका आंसर दे सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो इंट्रोवर्जन यानी खुद में अंतर्मुखी, खुद में खोया हुआ है। ईगोसेंट्रिज्म और नार्सिसिज्म, इसको बोलते हैं अहंकारी। अहंकारी का मतलब खुद को सुपीरियर समझना, दूसरों को नीचे समझना। ये इमोशनल चेंज होंगे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर ऑकवर्डनेस, क्लमसीनेस या अनअट्रैक्टिवनेस। ऑकवर्डनेस और क्लमसीनेस का मतलब होता है भद्दापन, यानी मरीज को अपने आप को भद्दा समझेगा, गंदा समझेगा। या एंजाइटी, पैसिविटी या एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब बहुमुखी, दूसरों से खुल मिल के बात करेगा, ये होता नहीं है प्रेगनेंसी में, ये होता ही नहीं है। पैसिविटी या एंजाइटी, बताइए पैसिविटी का मतलब क्या है बच्चों? यस कमेंट कीजिएगा। पैसिविटी, एंजाइटी, पैसिविटी का मतलब होता है सहनशीलता, मतलब वो सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। या एक्सट्रोवर्जन यानी सबसे असुम का, तो ऐसा तो होता नहीं, एंजाइटी होता पर पैसिविटी और एक्सट्रोवर्जन डेवलप नहीं होता प्रेगनेंसी में, तो ये तो है ही नहीं है। एम्बिवेलेंस मतलब टू कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग टुवर्ड ए सेम पर्सन, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बच्चे के प्रति पॉजिटिव फीलिंग भी नेगेटिव भी है। पॉजिटिव फीलिंग है कि मेरे बच्चा होगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, छोटे से प्यार प्यारे उसके हाथ होंगे, मैं उसको खिलाऊंगा। लेकिन एट ए सेम टाइम बच्चे से, जो माँ के यूट्रस में बच्चा है, माँ उससे नफरत भी करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा जो वर्क प्लेस, अगर जॉब वाली वुमन है तो मैं काम पे नहीं जा पाऊंगी, 2 साल मेरे खराब होगा, ये रात भर मुझे सोने नहीं देगा। यानी बच्चे के प्रति प्यार भी है और बच्चे के प्रति नफरत भी पैदा हो रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। दिस इज द एम्बिवेलेंस, टू कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग। एम्बिवेलेंस कहलाता है ब्लूरल के 4A साइजोफ्रेनिया का, जो ब्लूरल के 4A सिम्टम आते हैं ना, 4A सिम्टम, उसमें पड़ता है ना एम्बिवेलेंस, कि एक ही पर्सन के प्रति 2 सोच, एक पॉजिटिव सोच और एक नेगेटिव सोच। फॉर एग्जांपल, एक लड़का अपने पिता को लाइक करता है क्योंकि पिता उसके लिए खिलौने लेके आता है, लेकिन दूसरी बात, पिता से नफरत भी करता है। क्यों? क्योंकि पिता उसको बाहर खेलने नहीं देता है, दोस्तों से मिलने नहीं देता है। तो जो टू कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग है वो कहलाती है एम्बिवेलेंस। क्या कहलाती है? एम्बिवेलेंस कहलाती है। फियर या फैंटेसीज या अपनी दुनिया में खोएगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सुनते जाना, यहां पे क्वेश्चन पूछा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, तो इसका आंसर है आपका बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बिवेलेंस, फियर, फैंटासीज में रहेगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर किस में रहेगी? आपका वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर रहेगी किसके अंदर? फैंटेसी दुनिया में रहेगी, एम्बिवेलेंस में। क्लियर बच्चों? आरिवास में वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर किस में चले जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो तो आंसर है डी बच्चों। अब क्वेश्चन में आओ, पूछे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन से इमोशनल चेंज होते हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में इंट्रोवर्जन, इगोसेंट्रिज्म और नार्सिसिज्म, यानी मां थोड़ी खुद पे ज्यादा करती है, अहंकारी हो जाती है, दूसरों को कम इज्जत देती है, ये होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? ऑकवर्डनेस, अनएक्टिवनेस और अनइजीनेस की फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, मां का जो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, बॉडी के और स्किन में काफी चेंज आते हैं, तो मां अपने आप को भद्दा फील करती है। आरिवास में क्लमसीनेस फील करती है और ऐसा लगता है कि मैं अनअट्रैक्टिव हो गई। तो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको सारे बता दी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा इमोशनल चेंज प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पूछा है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नई रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो उसकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ डेवलप होगी, भविष्य की संभावनाएं, सोच बढ़ेगी, सपने बढ़ेंगे, लेकिन वहीं पे उसको मानसिक परेशानी भी होगी मदर को। तो उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है एम्बिवेलेंस, फियर और फैंटेसीज। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी मां इंट्रोवर्ट हो जाती है, मां अहंकारी हो जाती है, इगोसेंट्रिज्म या नार्सिसिज्म का शिकार होती है। इसको बोलते हैं अहंकारी, नार्सिसिज्म या इगोसेंट्रिज्म दोनों का मतलब अहंकारी होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, स्किन चेंज होती है, तो मदर यहाँ पे ऑकवर्ड फील करती है,
क्लम से फील करती है, अनएक्टिव फील करती है अपने आप में। ये 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर वाइज सिम्टम बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, इतना पढ़ोगे तभी नोट स्टेट ईएसआईसी आरबाई सिलेक्शन ले पाओगे बेटा। अरे समझ रहे हो, जंग जीतनी है तो पूरे हथियार लेके निकलो, तलवार लेके निकलोगे तो क्या पता दुश्मन के पास बम हो, तुम्हें वही उड़ा दे। समझ रहे मेरी बात? तो जब भी जाओ पूरी तैयारी से जाओ, सपने तभी पूरे होंगे। और जिद रखो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस, और मेहनत करता रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी बच्चों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ड्यूरिंग विच ऑफ फॉलोइंग वुड द फोकस ऑफ क्लास बी मेनली ऑन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, fetal development, sexuality and during pregnancy and nutrition? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द फोकस ऑफ क्लासेस बी मेनली ऑन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, fetal development, sexuality, during pregnancy and nutrition? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस ट्राइमेस्टर में या किस समय के दौरान मां को हेल्थ एजुकेशन देनी है। किसके बारे में, किस बारे में हेल्थ एजुकेशन देनी है? उसके फिजियोलॉजिकल चेंज के बारे में, फीटल डेवलपमेंट के बारे में, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन के बारे में किस ट्राइमेस्टर में जानकारी देनी है। तो ये जो सारी जानकारी है कि यानी मां प्रेग्नेंट हुई है, किस समय के दौरान उसको सारी जानकारी देनी, किसके बारे में कि उसके शरीर में क्या क्या चेंज होंगे, बच्चे का कैसे विकास होता है, सेक्स कितने समय तक अवॉइड करना है, या सेक्सुअलिटी के बारे में, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में, या क्या क्या खाने में लेना है, ये सब किस ट्राइमेस्टर में बताएंगे। पहला प्री प्रेग्नेंट पीरियड में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, या थर्ड ट्राइमेस्टर में? बताइए। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। कमेंट कीजिएगा। सही आंसर बेटा ये मैक्सिमम जो चेंज होंगे ये बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये जितना भी मां जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको न्यूट्रिशन के बारे में, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है, विटामिन B9, फोलिक एसिड लेना, हालांकि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में कहेंगे लेकिन उतना प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी बताना है। फीटल कैसे विकास होगा, बच्चा कैसे बढ़ेगा, यूट्रस कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में बताना है। उसके शरीर में क्या क्या चेंज होंगे, बार बार यूरिनेशन आएगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगी, ये सब बताना किस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मोस्टली फर्स्ट में बताते हैं हेल्थ एजुकेशन। करना अपन यस बेटा। चलिएगा सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड बर्थ, किसके बारे में हेल्थ एजुकेशन होता है? चाइल्ड बर्थ। हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग, बॉन्डिंग, कर्मापन और चाइल्ड केयर के बारे में अपन यहां पे चाइल्ड इलनेस के बारे में ये सब बताएंगे। कब? सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर में बताते हैं, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपन क्या फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंज होंगे, फीटल डेवलपमेंट क्या होगा, सेक्सुअलिटी या न्यूट्रिशन के बारे में अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी लेकिन प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ फॉलोइंग वुड द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग का कौन सा डिसएडवांटेज है? एडवांटेज नहीं पूछ रहा है, देखिएगा ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेज है बच्चों। एडवांटेज में अगर बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच को रोकने का काम आती है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग से किसका लेवल बढ़ता है? ऑक्सीटोसिन का, और ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस के क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पीपीएच की जो रिस्क है वो डिक्रीज होती है। कर माय पॉइंट? ये तो फायदा है। ये नुकसान की पूछा, नुकसान के बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपन, पहले फायदा पढ़ लेते हैं। दूसरा, वेट लॉस कराता है या मैटरनल स्लिमनेस को बढ़ाता है। कैसे? ब्रेस्ट फीडिंग किसको बढ़ाती है? मैटरनल स्लिमनेस को। कैसे? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्या करता है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मदर को कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो रहती है, अपन कैलोरी रिक्वायरमेंट अपन देते हैं 550 किलो कैलोरी पर डे, एक्स्ट्रा देते हैं। क्या देते हैं? एक्स्ट्रा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि मॉडरेट है कि हेवी वर्क वाली, उसके अकॉर्डिंग अपन डाइट देते हैं। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट वो एक्स्ट्रा कितनी रहती है? 550। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है 700 से 800, लेकिन अपन देते कितनी? 550। तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या फायदा होता है? कम मिलती है कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी। इसकी वजह से मां का जो एक्स्ट्रा फेट है, जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन हुआ, 3.5 किलो फेट बढ़ी है और या उसका वेट गेन हुआ, तो एक्स्ट्रा आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तो कैलोरी रिक्वायरमेंट 550 प्लस दे रहे हैं अपन। प्लस कितनी दे रहे हैं? 550 ही, लेकिन चाहिए कितनी? 700 से 800 लैक्टेशन के दौरान। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या फायदा होगा? जो एक्स्ट्रा कैलोरी की डिमांड है वो फेट टूटने से बढ़ेगी, और फेट टूटेगी तो मां स्लिम होगी, मां का फेट लॉस होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग वेट लॉस को बढ़ाती है। कर्मापन। इसके अलावा बेस्ट न्यूट्रिशन होता है फिटनेस के लिए, सॉरी बेस्ट न्यूट्रिशन होता है किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए। कौन? आरिबास में कौन
आपका मैटरनल मिल्क जिसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है, डिफेंस एलर्जी वगैरह नहीं होती, बहुत फायदे का सौदा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत फायदे का सौदा है। पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा डिसएडवांटेज है। यस, कैन माय पॉइंट। तो इन्वोल्यूशन अकर मोर रैपिडली, तो डिसएडवांटेज नहीं है तो एडवांटेज है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, द इंसिडेंस ऑफ एलर्जी इंक्रीज ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडी, गलत है। यहाँ पे एलर्जी के रिस्क उल्टी क्या होगी, गलत, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है। द फादर में रिसेंट द इन्फेंट डिमांड ऑन द मदर बॉडी, कि पिता में और बच्चे में बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि पिता में दूध नहीं बनता, ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है, तो ये आंसर है। डिसएडवांटेज ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो केवल मदर ही करा सकती है। कौन करा सकती है ब्रेस्ट फीडिंग? केवल कौन करा सकती है? मदर, फादर नहीं करा सकती। इसलिए बच्चा जो है आपका, जो न्यूबॉर्न है, वो मां के प्रति ज्यादा बॉन्डिंग होगा कंपेयर टू पिता के प्रति, और देयर इज ए ग्रेटर चांस ऑफ एरर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो ब्रेस्ट फीडिंग में प्रिपरेशन का कोई एरर होने के चांस नहीं, बहुत आसान है। यस, बहुत आसान है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि क्या डिसएडवांटेज है, तो सी राइट आंसर है कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक ही डिसएडवांटेज है कि फादर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकता, क्योंकि फादर में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता, केवल मदर करा सकती है। और मदर कराएगी तो जो न्यूबॉर्न बेबी है, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, वो मां के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होगा कंपेयर टू पिता। तो अट्रैक्शन वो पिता के प्रति कम रहेगा और मां के प्रति ज्यादा रहेगा। ये डिसएडवांटेज है किसका? ब्रेस्ट फीडिंग का। हालांकि मां के प्रति आपका अट्रैक्शन होना न्यूबॉर्न बेबी का, ये अच्छी बात है, लेकिन पिता के प्रति कम हो रहा है। बस एक ही डिसएडवांटेज है, बाकी सारे एडवांटेज है किसके? ब्रेस्ट फीडिंग के। और बेस्ट मानी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग, बेटा क्लियर है। और एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ईबीटी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वो कम से कम 6 मंथ तक होनी चाहिए अरिवास में। और नॉर्मल डिलीवरी में आपके 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर आपको वेरी इंपोर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी है नॉर्मल डिलीवरी में। और सीजेरियन के अंदर आपको 4 से 6 आवर्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी है। क्या पॉइंट, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। और ब्रेस्ट फीडिंग आरिवास में, मां का दूध बच्चे के लिए वरदान है, जरूर दे आप, कोलेस्ट्रॉल भी दे उसको बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following would cause a false positive result in pregnancy test? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों। चलिएगा, which of following would cause a false positive result on pregnancy test? कौन सा कारण false positive pregnancy प्रोड्यूस कर सकता है? पहला, the test was performed less than 10 days after the abortion, कि अबॉर्शन होने के 10 दिन के अंदर अंदर टेस्ट किया तो उसकी वजह से false positive pregnancy टेस्ट आ सकता है। The test was performed too early, too late in the pregnancy, too early या too late करने से, तो ये तो नहीं, too early करने से तो false positive नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा रिजल्ट, या लेट करने से भी नेगेटिव आएगा, तो ये तो है नहीं। The uterine sample was stored too long at room temperature, कि जो यूरिन सैंपल को लंबे समय तक स्टोर करेंगे उससे false positive टेस्ट आएगा, तो गलत, उल्टा नेगेटिव टेस्ट आएगा उससे। तो या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिस अबॉर्शन इज इंपेंडिंग, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिस अबॉर्शन की वजह से फाल्स पॉजिटिव आएगा, तो उससे तो उल्टा नेगेटिव आएगा। मिस अबॉर्शन केस में तो क्या होगा, बीटा सी डिस्पेयर हो जाएगा, तो नेगेटिव आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर अबॉर्शन होने के 10 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने टेस्ट कर दिया तो फाल्स पॉजिटिव टेस्ट आएगा, यानी नकली पॉजिटिव आएगा। कारण, क्योंकि जो बीटा एससीजी है बेटो, बीटा ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, इसी की वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव इसी की वजह से आता है। और ये बीटा एससीजी वेरी इंपोर्टेंट, 8 से 9 दिन पे ब्लड में देखने को मिलता है, उसके 3-4 दिन बाद यानी 12 से 14 दिन के बाद यूरिन में देखने को मिलता है, 60 से 70 दिन पे ये पीक लेवल पे होता है, जहां पे इसका लेवल 100 से 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होता है, और फिर 100 दिन के बाद इसका लेवल कांस्टेंट हो जाता है, 10 से 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल के आसपास रहता है। और डिलीवरी होने के बाद वेरी इंपोर्टेंट, आफ्टर 12 डेज से लेके 14 डेज तक ये बॉडी में, यानी 10 से 14 दिन पे या 10 से 12 दिन पे डिस्पर होता है, तो 10 दिन अबॉर्शन और 10 दिन के अंदर टेस्ट कर दिया तो फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये आपका बेटा आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर अबॉर्शन के 10 से 12 दिन के बाद में, एवरेज मान लो 10 से 12 दिन के बाद में बॉडी में डिस्पर होता है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर तुमने टेस्ट कर दिया तो बीटा एससीजी वहां बढ़ा हुआ मिलेगा, आपका फाल्स पॉजिटिव टेस्ट आएगा, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। यस, चले आगे चलेगा बच्चों। नेक्स्ट, एपर्चर कैन बी ऑस्कल्टेड विद ए फिटोस्कोप एज अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, एपर्चर कैन बी ऑस्कल्टेड विद द फिटोस्कोप, फिटोस्कोप से अपन फेटल हार्ट रेट एज अर्ली एज कब सुन सकते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, चाहे प्राइमरी ग्रेविडा हो, सीधी बात नो बकवास, या मल्टी ग्रेविडा हो। और अगर बात करें सुनने की, बात करें अपन किसकी बात करें, इसमें साफ सुना ऑस्कल्टेड यानी लिसनिंग की बात हो रही है, और लिसनिंग की अगर कहीं पे बात हो रही है तो अपन प्राइमरी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो 20 वीक पे अपन सुन सकते हैं, किसकी मदद से? फिटोस्कोप की मदद से। अगर रिकॉर्ड की बात करें, किसकी बात करें? रिकॉर्ड की।
आरिवास में अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी या डोपलर सोनोग्राफ के द्वारा, तो अपन वो 10 से 12 वीक पे अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एवरेज 10 वीक पे सुन नहीं सकते, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुनना आपको ऑसिलेट करना तो 20 वीक पे, तो राइट आंसर 20 वीक ही जाएगा, चाहे प्राइमरी ग्रेड हो चाहे मल्टी ग्रेड हो, 20 वीक पे ही अपन सुन सकते हैं फिटोस्कोप से। किससे? सो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। अगर यहाँ पे अगर बात आती किसकी ऑस्कल्टेशन, तो 10 वीक जाता है यूएसजी के द्वारा। फिटोस्कोप से सुनते अपन, और दिस इज द इमेज ऑफ फिटोस्कोप। ये कई बार इमेज पूछी जा चुकी है बच्चों, फिटोस्कोप की इमेज। तो ये कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रैशनल हमने डिस्कस किए किसके, ओबीसी के। कैसे लगे आप कमेंट जरूर करें, कुछ चेंज करना तो वो भी बताएं, और मेहनत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। छोटी छोटी बातें में सिलेक्शन, मेहनत करें, अपने सपनों को सर्च करें, एसएन एकेडमी के साथ जुड़े रहें, और प्रण ले कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। इतनी वैकेंसी आ रही है, चाहे नोटशेट में, ईएसआईसी में, डीएसएसबी में, आरिवास में, आप जैसे ही पढ़ते रहोगे कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेंगी। मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ। बहुत सारी थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं एकदम फ्री हो गया हूं भी। बहुत सारे एमसीक्यू यूट्यूब पे मिलेंगे, मोस्ट कॉमनली अपने जो एमसीक्यू वो एप्लीकेशन में मिलेंगे। मेहनत करते रहे, अपना प्यार और सहयोग, आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, ट्रस्ट ऑन अस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करें, अपने सपनों को सच करें। थैंक यू सो मच।